हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका सामाजिक विज्ञान का आपका जो एग्ज़ाम 12 फरवरी का है, उसमें से एक टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे ये आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ रहा है जो विकसित देश तथा विकसित देश या विकासशील देश में क्या अंतर है। देखिए, एक विकसित देश जो पूरा तरह से विकसित हो गया और एक विकासशील जो अभी विकास हो रहा है। देखिए, दोनों में से क्या अंतर है, तो बोलेंगे विकसित और विकासशील देशों में निम्नलिखित अंतर है। और चलिए देखते हैं क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले विकसित देश को समझिए जो विकास हो चुका है, तो नई तकनीक एवं विकसित उद्योग। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, उच्च स्तरीय रहन सहन। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, उच्च प्रति व्यक्ति आय, उसमें उच्च प्रति व्यक्ति आय भी रहेगा। साथ साथ वहाँ का लोग पढ़ा लिखा भी रहेगा, साक्षरता दर भी अच्छा खासा रहेगा और लोगों पर स्वास्थ्य स्थिति भी बेहतर रहेगा, मतलब सब चीज़ अच्छा रहेगा, जन्म दर मृत्यु दर नियंत्रण। आगे देखिए, लेकिन विकासशील देश जो विकास अभी हो रहा है, तो उसमें क्या लिखेंगे, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र, निम्न प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर में कमी और सामान्य रहन सहन नॉर्मल हो और बेहतर स्वास्थ्य का अभाव और अधिक मृत्यु दर उसमें होता है। तो हम लोग क्या देखें, विकसित देश देखें और विकासशील देश में हम लोग अंतर देखें। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय संसाधन तथा गैर नवीकरणीय संसाधन में क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले नवीकरण संसाधन को समझते हैं। ऐसा संसाधन जो बार बार जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे नवीकरण संसाधन में क्या हो जाएगा, भूमिगत जल नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। क्या भूमिगत जल कभी खत्म होने वाला है, कभी खत्म होने। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति द्वारा होते रहता है, बार बार हमको प्रकृति के द्वारा मिलते रहता है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों को उचित उपयोग हमको करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नवीकरण संसाधन हो गया। इस उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही है पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का क्या होगा, अति उपयोग कर रहे होंगे। आगे क्या बोल रहा है, गैर नवीकरण संसाधन क्या है, तो ऐसा संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और जिसको बनने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। तो गैर नवीकरण संसाधन बोल रहा है, गैर नवीकरण संसाधन वह संसाधन है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं और इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार, भैया एक लिमिट मात्रा में है और इसकी जो पुनः पूर्ति जल्दी संभव नहीं है, बहुत लंबा समय लग जाता है। अब देखिए, जैसे कोयला क्या है, आपको अनवीकरणीय हो जाएगा ना, तो कोयले के अति उपयोग करने से यह जल्दी समाप्त हो जाएंगे। कोयले का पुनः चक्रण के लिए बहुत वर्षों का समय लगता है। तो हम लोग ये समझ में आ गया भैया नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरण संसाधन है। ये आपका देखिए इकोनॉमिक्स में भी ये क्वेश्चन है, कभी कोई ये ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। चलिए अब देखते हैं हमारा राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किन पक्षों में लिया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है किसी देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक सुविधा, शिक्षा दर, प्रति व्यक्ति आय में सुधार और विकास। जिन देशों में यह सभी चीज़ें जितनी अधिक विकसित होगा उसे विकसित देश कहा जाएगा। फिर पॉइंटों को समझिएगा। पूरा राष्ट्रीय आय का जो मतलब होता है, कोई भी देश के यदि नागरिक को जो किस तरह से स्वास्थ्य सुविधा वहाँ का है, किस तरह से सामाजिक सुविधा है, किस तरह से वहाँ का शिक्षा है, किस तरह से प्रति व्यक्ति वहाँ का आय है और प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार और विकास। जिन देशों में सभी चीज़ें जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित देश कहा जाता है। और विकसित देश कहा जाता है। फिर उसके बाद लिखेंगे और जिनमें कम विकसित होता है उन्हें अल्प विकसित देश, जिसमें सभी चीज़ विकसित नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प विकसित देश बोलते हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों को लिया गया राष्ट्रीय आय में। बोल रहा है सबसे पहले निजी विकास के अंतर्गत एक व्यक्ति के विकास पर जोर दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हमें यह भी ये सोचना होगा कि क्या करने का कोई बेहतर तरीका है कोई भी काम को करने का। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है जिनसे अधिकतम लोगों को लाभ होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत विचारों की भिन्नता तथा उसमें समाधान के बारे में निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम लोग क्या देखें, राष्ट्रीय आय देखें। उसके बाद देखिए मनरेगा, जो आपको भैया बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आए क्वेश्चन, एकदम रट लीजिएगा एग्जाम को, गौर में पी लीजिएगा एग्जाम के लिए। मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। केंद्र सरकार
2005 ईस्वी में भारत ने 200 जिलों में काम करने का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनरेगा कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य लिखेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने के लिए सक्षम, जैसे हम काम करने के लिए सक्षम है और जिन्हें काम करने की ज़रूरत है, उन लोगों को सरकार के द्वारा 100 दिन की रोजगार की गारंटी देना। सरकार 100 दिन की रोजगार की गारंटी देगा। प्रस्तावित रोजगार 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, मतलब जितना भी रोजगार है महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, रोजगार नहीं यदि उपलब्ध सरकार करवा पाएगा तो लोगों को क्या देगा, बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि कर उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, भविष्य में भूमि में उत्पादन बढ़ाने वाला कामों को वरीयता देना। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर के दायरे से लोगों को काम उपलब्ध करवाना। ऐसा नहीं जो लोगों को काम बहुत दूर दूर में देना, उसका लोकल में ही काम देने का प्रयास करना। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या रहा, हमारा क्वेश्चन रहा मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या करें। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को उदाहरण देकर समझाएं। तो सबसे पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी समझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत जो लोग नियोजित प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, आपको दिखेगा जहाँ काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या वो बेरोजगार होते हैं। इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे रहते हैं। मान लीजिए 10 लोगों का ज़रूरत, लेकिन यहाँ पर 15 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन में भी क्या हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। अब 5 लोगों को हटा दे रहे हैं तो उत्पादन में भी कमी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, 5 लोग झोल-झाल कर रहे हैं। तो यदि कुछ लोगों को कार्य से हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखिए, इस प्रकार की बेरोजगारी प्राय कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी हमेशा कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। उदाहरण के लिए 13 लोगों के एक परिवार के पास एक खेत योग्य भूखंड है जहां वे सभी लोग काम करते हैं। यदि इनमें से 7 लोग हटा दिए जाए फिर भी उत्पादन में कोई कमी नहीं है, मतलब 13 लोग काम कर रहा है तो जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही 7 लोग में भी उत्पादन हो रहा है। तो 6 लोग, इसका मतलब क्या, झूठ मूठ कर लगा हुआ है, इसलिए ये 7 अतिरिक्त लोग एक प्रच्छन्न के रूप में नियोजित होता है। आगे देखिए बोल रहा है, शहरी क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे दुकानों और व्यवसाय में लगे परिवार की स्थिति में पाया जाता है। आगे देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। भैया बोल रहा है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र से आपको याद रखना है जो प्रकृति से जुड़ा जितना भी काम होता है, प्रकृति से रिलेटेड, वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या काम होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा जो उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, विनिर्माण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विनिर्माण के द्वारा उसको हम लोग उत्पादित वस्तु में हम लोग बनाते हैं। जैसे पहला हम लोग क्या किए, किसी भी चीज़ को हम लोग कच्चा माल को निकाले। जैसे मान लीजिए हम लोग गेहूँ हमारा क्या हो जाएगा, गेहूँ हमारा जो हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्राथमिक उत्पाद हो जाएगा। प्राथमिक उत्पाद, अब गेहूँ को क्या किए, हम बिस्कुट बना दें। गेहूँ से हम लोग क्या किए, बिस्कुट बनाए विनिर्माण के माध्यम से, तो विनिर्माण हमारा क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन तृतीय क्षेत्र क्या बोल रहा है, ये दोनों से भिन्न है। देखिए तृतीय क्षेत्र अन्य 2 क्षेत्रों से बहुत अलग है। इसका कारण यह है कि ये 2 क्षेत्र वस्तुएं उत्पादित करता है, बल्कि जबकि यह क्षेत्र अपने आप वस्तु उत्पादित नहीं करता है। तृतीय क्षेत्र बोलता है भैया हम कोई भी वस्तु को उत्पादन नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र का और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या करेंगे, सेवा देंगे। क्या करेंगे, सेवा देंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र को सेवा में सहायक होता है, अर्थात यह क्रिया उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती है। भैया उत्पादन करिएगा ना तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आप लोगों को मदद करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम परिवहन का काम, परिवहन हो गया, भंडार हो गया, संचार हो गया, बैंक, बीमा, व्यापार, ये सब क्या है, आपको सेवा दे रहा है। जो वस्तुएं अन्य क्षेत्र में उत्पादित की गई है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाइएगा तो क्या ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगा, और ट्रैक्टर या ट्रक या रेलगाड़ी की ज़रूरत पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, तृतीय क्षेत्र यही आपको सर्विस देगा, सेवा देगा। इन वस्तुओं को गोदाम या शीतगृह में भंडारण की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन संदर्भ में कई लोगों से बातें भी करनी पड़ेगी और एक बैंक से पैसा भी उधार लेना पड़ेगा, तो बैंक भी हमारा क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं परिवहन हो गया, भंडार हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विकास में सहायक करता है। इसलिए यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से अलग है और उत्पादन नहीं करता बल्कि ये सेवा करता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ही साफ साफ बोला जो तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को शोषण क्यों किया जाता है। अब देखिए संगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं, समझ लीजिए सरकारी नौकरी, और असंगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं, समझ लीजिए प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, श्रमिकों को शोषण किया जाता है। हाँ भाई बिल्कुल किया जाता है। क्या आप यह विचार से सहमत है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल तो सहमत है हम। अपने उत्तर में समर्थन के साथ कारण दीजिए, तो बोलेंगे असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को शोषण किया जाता है। इस
बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। इससे निम्नलिखित तथ्यों को समझा जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ काम के निश्चित घंटे नहीं होते हैं। भैया ज़्यादा काम करवाएगा। श्रमिकों को सामान्यतः 10 से 12 घंटा काम करना पड़ता है और उन्हें अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाता है, भुगतान नहीं किया जाता है और लोगों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है। भैया दूसरा पॉइंट क्या है, श्रमिकों के संरक्षण के लिए बनाए गए सरकारी नियमों एवं विनियमों को यहाँ पालन नहीं होता है। भैया प्राइवेट कोई सरकारी नियम को कोई भी पालन नहीं होता। तीसरा, यहाँ रोजगार भी सुरक्षा नहीं होता। जब मन करेगा नौकरी से निकाल देगा। नियोक्ता द्वारा श्रमिकों का आकरण किसी भी समय काम छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। भैया कल से काम मत करिएगा, इससे किसी भी समय आपको बेरोजगार हो सकते हैं, तो ये भी आपको डर बना रहता है। श्रमिकों को मजदूरी भी कम मिलती है। इसमें क्या मजदूरी भी कम मिलती है। इस क्षेत्र में श्रमिक सामान्यतः अशिक्षित, अनभिज्ञ एवं असंगठित होते हैं और क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। उन्हें नियोक्ता कम मजदूरी के लिए विवश कर देता है, क्योंकि उसको मजदूरी आपको काम करना जरूरी है, तो उसको क्या करता है, कम से कम पैसा देता है। आगे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में ज़रा अंतर बता दीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है खुली बेरोजगारी क्या है। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो काम करने के लिए योग्य है लेकिन काम नहीं करते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है। बोल रहा है खुली बेरोजगारी, इसके अंतर्गत वे लोग शामिल होते हैं, इसके अंतर्गत वे लोग आ जाते हैं जो काम करने के लिए योग्य तो है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। इस प्रकार के बेरोजगारी का होता है औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है। इसमें जितना भी बेरोजगार रहेगा उसमें लोगों की गणना की जा सकती है। इस प्रकार के बेरोजगारी जो है लोग पूर्णतः बेरोजगार होते हैं। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगार को हम लोग समझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगार क्या, इसके अंतर्गत वे लोग होते हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन यदि उन्हें हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई भी कमी नहीं होगी। वे ऊपर देखिए लिए थे प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक में लगे रहते हैं। उसके बाद इस प्रकार के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं किया सकती। इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तव में वह बेरोजगार रहते हैं। तो हम लोग ये भी क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र क्या, तो सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश परिसंपत्तियां पर सरकार का स्वामित्व होता है। भैया सार्वजनिक है मतलब सरकार का मालिकाना, और सरकार ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे भारतीय रेलवे या सेल इत्यादि। आगे देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना पड़ता है, वृद्धि करना होता है। उसका मेन फोकस क्या होता है, सामाजिक कल्याण पे होता है। आगे यदि देखते हैं क्या बोल रहा है, सरकार समाज के लिए आवश्यक सार्वजनिक परियोजना में बहुत अधिक पैसे भी निवेश करते हैं, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, बंदरगाह आदि के निर्माण पर निवेश करते हैं। कई क्रियाओं को पूरा करने के लिए सरकार का प्राथमिक दायित्व भी होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली इत्यादि। अब देखिए निजी क्षेत्र क्या है। निजी क्षेत्र मतलब भैया अपना खुद का बिजनेस। निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सरकारों के वितरण की जिम्मेदारी क्या होता है, किसी व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, जैसे डाबर इंडिया लिमिटेड, हीरो साइकिल्स लिमिटेड, ये सब क्या खुद का बिजनेस है। भैया तो अपना मालिक है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए अपना बिजनेस खोलेंगे तो क्या होगा, सिर्फ लाभ ही कमाने का ना उद्देश्य होगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, निजी क्षेत्र अपने लाभ कमाने के उद्देश्य के कारण ऐसी लंबी एवं बड़ी पूंजी वाली परियोजनाओं में निवेश नहीं करती है। आगे चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो निजी क्षेत्र का ऐसा कोई दायित्व नहीं होता है, यदि वह ऐसी सेवाएं प्रदान करता है तो इसके लिए काफ़ी पैसा लगता है, जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल इत्यादि। आगे देखिए मौसमी बेरोजगारी एवं छिपी हुई बेरोजगारी में चलिए हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो मौसमी बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, साल में कुछ महीना में रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मौसमी बेरोजगारी। कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से जूझते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कृषि कार्य होता है, बुआई कटाई के समय काम तो मिलता है, बाकी समय क्या होता है, काम नहीं मिलता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या यहाँ पर बोला है, जो छिपी हुई बेरोजगारी, किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 8 लोग काम करते हैं, तो 3 लोग क्या है, एक्स्ट्रा काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है। अतिरिक्त श्रमिकों के काम ना करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगार उपलब्ध ना होने के कारण सभी लोग अपने खेतों में ही काम करते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ऋण के औपचारिक स्रोत क्या है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ऋण के औपचारिक स्रोत क्या है। ऋण के औपचारिक स्रोत क्या, सरकार द्वारा नियंत्रित, इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। समझ लीजिए,
ऋण के औपचारिक स्रोत में होता है ना, जो सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, इसमें सरकार का कंट्रोल होता है। इसके अंदर ऋण के वे स्रोत शामिल होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। सब बैंक और सरकारी समितियाँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, जो इसमें निरीक्षक उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों का कामकाज पर नज़र भी रखता है। क्या करता है आरबीआई भैया, नज़र भी रखता है जो आप कैसा काम कर रहे हैं, किसमें, तो याद रखिए औपचारिक में, फॉर्मल में। और कम ब्याज दर पर सामान्य ऋण, भैया ब्याज दर भी कम होना चाहिए सामान्य ऋण में। और अनौपचारिक स्रोतों की अपेक्षा ब्याज दर कम होना चाहिए। अनौपचारिक जैसे मान लिया आप साहूकार से ले रहे हैं, अगल बगल से लोन ले रहे हैं, उससे क्या होता है बैंक में आपको कम ब्याज लगता है। या कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते हैं, कोई भी अनुचित शर्त नहीं लगाते हैं, तथा इनका उद्देश्य होता है लाभ के साथ साथ क्या होता है सामाजिक कल्याण भी होता है। बैंक से हम लोग लोन लेते हैं तो उसका क्या, उसका उद्देश्य क्या है, जो भैया समाज के लिए कल्याण भी करना, साथ साथ उसको लाभ भी तो कमाना है ना। तो चलिए उसके बाद आरबीआई क्या करता है, बैंक में नज़र भी रखता है ताकि उसका कोई रेट तो ज़्यादा नहीं ले रहा है ना। उसके बाद देखिए ऋण के अनौपचारिक स्रोत, और अब अनौपचारिक स्रोत क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मल अगल बगल से लोन नहीं ले लेते हैं, उस टाइप का लोन, जैसे साहूकार से हो गया या अपना कोई आदमी से लोन ले लिया। तो इसमें क्या होता है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत का निम्नलिखित है। देखिए अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कोई संगठन नहीं होता है, ऐसा कोई संगठन नहीं होता है जो ऋणदाताओं को ऋण क्रियाओं का निरीक्षण करता है, कोई देख रेख नहीं होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। भैया हम पैसा दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या हो, सिर्फ लाभ कमाना, सामाजिक कल्याण नहीं होता है। इसमें सामाजिक कल्याण का कोई महत्व नहीं रहता। यह औपचारिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक ब्याज लेता है। अब देखिए बैंक से क्या होगा, अधिक ब्याज लेगा। यदि कोई पर्सन से आप लोन ले लीजिएगा तो, या ऊँची ब्याज दरों के अतिरिक्त अन्य कोई कठोर शर्तें भी रखता है। ये भैया पैसा नहीं दीजिएगा तो ये सामान हम आपका रख लेंगे, या गिरवी दीजिए पहले हमको। इसके अंतर्गत छोटी छोटी छीट फूट इकाइयाँ शामिल होती है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है, सरकार यहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है। कैसे, बोल रहा है जोखिम वाली परिस्थितियों में, यदि आप जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण जो है कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बोल रहे इस कथन से कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में, यदि अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए एक समस्या, बड़ी समस्या बन सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई छोटा किसान स्वप्न की भांति किसी साहूकार से क्या होता है कर्ज लेता है, धन लेता है, ताकि वह खेती के खर्चों को पूरा कर सके, इस आशा से कि फसल अच्छी हो। मान लीजिए कोई किसान क्या कर्ज ले लिया ताकि हमारा फसल अच्छा होगा, और वह कर्ज भी उतार देंगे हम, और अपने लिए कुछ बचा भी लेंगे। परंतु यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए कोई भी कारण से फसल खराब हो गया, वर्षा के अधिक होने के कारण, या फिर कीड़े मकोड़े के कारण क्या होगा, उसका फसल यदि खराब हो जा रहा है तो बेचारा क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, वो लोन नहीं भर पाएगा। बहुत इसके विपरीत बहुत कम हो तो कर्ज उतारने योग्य नहीं रहेगा, कर्ज भी उतार नहीं पाएगा। ऐसी अवस्था में क्या होगा, उसका कर्ज बढ़ता रहेगा और एक बड़ी रकम बन जाएगा। भैया पैसा नहीं चुकाए, बड़ी रकम बन जाएगा, जिससे उसे चुकाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यदि अगले वर्ष फसल ठीक भी हो जाए तो उसके लिए पिछले साल का सारा कर्जा चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसे एक निर्वाह के लिए भी कुछ रखना होगा, खाने पीने के लिए रखना होगा। ऐसे में कर्जदार को अपनी कुछ भूमि भी बेचनी पड़ जाती है, तो उसकी आय और कम कर देगी। इसलिए यह ठीक ही कहा जाता है कि अधिक जोखिम, यदि आपके पास जो अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण जो है कर्जदार के लिए समस्या बन जाता है। मान लीजिए आपको किसान यदि अब गया और लोन लिया, फसल भैया अच्छा होगा कि नहीं होगा, पानी अच्छा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो फसल खराब हो जाएगा, तो उसको लोन कैसे चुकाएगा, इसलिए इसमें बोला गया। तो आपको अपने से बना के लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुद्रा आवश्यकताओं का दोहरे संयोग की समस्याओं को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है जिस व्यक्ति के पास मुद्रा, हमारे पास भैया पैसा है तो विनिमय, तो उसका विनिमय किसी भी वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो दिक्कत रहेगा ना। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली का एक अनिवार्य विशेषता है। जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है। जैसे मान लीजिए जूता निर्माण के लिए जरूरी नहीं रह जाता है कि
ऐसे किसान को ढूंढे जो केवल उसे जूते खरीदे बल्कि उसके साथ साथ उसको गेहूँ भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसे जूते मुद्रा के बदले मुद्रा जो है ना, मुद्रा के बदल लिए तो बाज़ार में गेहूँ और अन्य कोई वस्तु खरीद सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, आज जब मुद्रा आ गया तो हम लोग मान लीजिए हमको भैया जूता खरीदना है तो हम गए जूता खरीद लिए। उसको भैया जूता को दुकानदार को हम लोग क्या किया, पैसा दे दिया। पैसा दे दिया तो वो भी उसको भी जो मन खरीदने का वो खरीद सकता था। पैसा आ जाने से दिक्कत नहीं। लेकिन पहले जब पैसा नहीं था तो मान लीजिए हमारे पास चावल है तो हम क्या होगा, किसी के पास गेहूँ है, मान लीजिए किसी के पास गेहूँ, हमको चावल है और हम चाहिए कि हमको गेहूँ चाहिए, हम तो गेहूँ इससे ले लेंगे, लेकिन इसको क्या चाहिए, चावल ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से दिक्कत हो जाता था। लेकिन जब पैसा आ गया तो उससे कोई दिक्कत अभी नहीं हो रहा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह काम करता है। बोल रहा है जिसके पास ज़्यादा पैसा, बैंक क्या करता है, उससे ले लेता है और उसको क्या करता है, ब्याज दे देता है। और जिसको लोन की ज़रूरत है उसको लोन दे देता है, उससे ब्याज ले लेता है। जैसे मान लीजिए बैंक ने क्या किया, कोई आदमी है, कोई पर्सन है, उसको क्या किया, 1 लाख उससे ले लिया, उससे 1 लाख रुपया ले लिया और क्या किया, उसको ब्याज दे दिया, मान लीजिए 5% दे दिया। तो 5,000 रुपया क्या किया, उसको बंदा को ब्याज दे दिया। अब 1 लाख क्या किया, वो लोन में लगा दिया। अब लोन में लगा दिया तो उससे इंटरेस्ट लेगा बंदा से, तो इंटरेस्ट मान लीजिए उसका आया 10,000 रुपया। तो इंटरेस्ट आया 10,000 लेकिन दिए कितना, 5,000। तो बैंक का लाभ हो गया 5,000। आइए क्या, जिसका ज़रूरत था उसको लोन भी दे दिया, जिसका पास ज़्यादा पैसा था उससे बैंक उठा लिया पैसा। तो देखिए वही बोल रहा, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता बीच का काम करता है। तो बोल रहा अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्ति अपनी मुद्रा को बैंक में अपने नाम से खाता खुलवा कर जमा कर देता है। जैसे हम गए बैंक में जमा कर दें, बैंक में निक्षेप स्वीकार कर लेता है और इस पर छूट भी देता है। भैया बहुत सारे छूट रहेगा। इस तरह लोगों को मुद्रा बैंकों के पास सुरक्षित रहता है। हम अपना बैंक में पैसा जमा कर दिए और इस पर छूट भी मिलता रहेगा। लोगों को इससे जब चाहे मुद्रा निकालने की भी सुविधा प्रदान होता है। जब चाहिए भैया अपना पैसा आप निकाल सकते हैं। बैंक जमा राशि का केवल 15% हिस्सा क्या होता है, नगद के रूप में रखता है। बैंक जमा राशि का प्रमुख भाग क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, कर्ज देने के रूप में इस्तेमाल करता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज की बहुत मांग भी है। आज के डेट में कर्ज हर लोगों को चाहिए। बैंक लोगों को क्या करता है, कर्ज देता है, उन पर क्या करता है, ब्याज भी लगाता है। इस प्रकार बैंक क्या करता है, 2 गुटों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। आगे यदि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। देखिए भारत में बोल रहा है ना, यदि औपचारिक स्रोतों को बढ़ाइएगा, उन्हें यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से लीजिएगा तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज नहीं लगेगा। यदि औपचारिक स्रोत को नहीं बढ़ाइएगा, आप नॉर्मल लीजिएगा, किसी आदमी से लीजिएगा तो आपको क्या होगा, ब्याज ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा शोषण भी करेगा। इसलिए बोल रहा है हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बोल रहा है हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को कई कारणों से बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला, ब्याज दर कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर भैया कम होगा। बैंक से लीजिएगा ब्याज दर कम होगा। नॉर्मल लीजिएगा तो भैया 10-10%, 12-12% महीना लगा देता है कोई आदमी से लीजिएगा। तो इसलिए बोल रहा है ब्याज दर कंट्रोल करने के लिए औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अधिकांश अनौपचारिक ऋणदाताओं पर अधिक ऊंची ब्याज दर मांगता है। आगे बोल रहा है शर्त मुक्त, मैंने भैया कोई भी शर्त नहीं लगाएगा बैंक। ऊंची ब्याज दर के अतिरिक्त अनौपचारिक ऋणदाता ऋण पर कोई अन्य कठिन शर्त भी नहीं लगाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्यवहारिक परिवर्तन। बोल रहा है अनौपचारिक जो है ऋणदाता कर्जदारों को अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। मान लीजिए अनौपचारिक में लीजिएगा तो क्या हो, कर्जदार से अच्छा व्यवहार भी नहीं करता है। दूसरी और औपचारिक क्षेत्र में ऐसा कोई भी स्थिति नहीं होता है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में यदि विकास करना है तो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत आज भी जो बोल रहा है, ग्रामीण लोगों के कुल ऋण जो है आवश्यकताओं को केवल 50% ही पूरा कर पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऋण के औपचारिक स्रोत को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा दे, ताकि जो लोन ले तो वो बैंक से ही लोन ले। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों का विशेषकर गांव में विस्तार किया जाए, फैलाया जाए। इससे ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। आगे देखिए बोल रहा है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी ऐसा, ये भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा कारण है कि जो बैंक होता है कुछ कर्जदार को कर्ज देने से इनकार कर देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बैंक कुछ कर्जदारों को निम्नलिखित कारणों से कर्ज देने के लिए इनकार कर देता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बैंक बोलता है उन गरीबों को ऋण देना नहीं चाहता है जिसके पास समर्थक ऋणधार नहीं होता। भैया आप पैसे नहीं चुका पाइएगा तो हम आपको क्यों देंगे। बैंक जो ऋण के लिए उचित कागजात भी मांगता है, भैया उचित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा।
ऋणों के विरुद्ध गारंटी के समर्थक रूप में ऋणधारक की जरूरत होती है। भैया आपको गारंटी देना होगा। यदि इसका कारण है कि बैंक ऋणियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, अब मैं बैंक आपको जानता है नहीं जानता, यदि ऋणी ऋण का नहीं चुका पाएगा तो ऋणदाता को जो भुगतान प्राप्त करने के लिए समर्थक ऋणधारक को बेचने का अधिकार होता है। आगे क्या बोल रहा है, जिन कर्जदारों ने अपने पुराने कर्ज का भुगतान अभी तक नहीं किया, बैंक उन्हें भी कर्ज देने से, अब भैया पहला वाला पैसे नहीं चाहिए तो आप लोन मांगने आ जाएगा तो हमको देंगे लोन, बिल्कुल नहीं देंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, बैंक उन उद्यमियों को कभी भी कर्ज नहीं देता है जो अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में निवेश करता है। यदि अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में निवेश करेगा तो आपको बैंक कर्ज नहीं देगा। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है जो अधिक से अधिक लाभ कमाना, उसे भी अन्य कंपनियों की तरह निगम पर शेयर धारकों को लाभांश, कर्मचारियों को वेतन और अन्य खर्चों लोगों को भुगतान करना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें न्याय संगत ऋण और निवेश संबंधी नीतियों बनानी पड़ती है, इससे निधियों पर पर्याप्त और स्थायी प्रतिफल सुनिश्चित हो सके। आगे देखिए बोल रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं। बोल रहा भारतीय बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई जो अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, जरूरी भी क्यों है, तो बोला रिजर्व बैंक ने बैंकों की आर्थिक गतिविधियों पर निम्नलिखित तरीके से नज़र रखता है। चलिए देखते हैं कैसे नज़र रखता है। बोल रहा हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है। हर बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास कुछ ना कुछ पैसा अपना पास रख लेता है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखती है या नहीं, ये भी ध्यान रखता है। जब भैया आप कुछ ना कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आरबीआई ये भी इस बात का नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से इकाइयों और व्यापारियों को ही तो नहीं ना लोन दे रहा है। बैंक ये भी चेक करता है आरबीआई, जो बैंक क्या करता है, सिर्फ उद्योगपतियों, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को तो ही ना लोन नहीं न दे रहा है, बल्कि वह छोटे किसान हो गया, छोटे उद्योग चलाने वाले व्यवसाय या छोटे ऋण प्राप्त करने वाले लोगों को भी ऋण दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ये भी आरबीआई चेक करता है। रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह निरंतर जानकारी प्राप्त करता है कि वह किन किन को कर्ज दे रहा है। आरबीआई ये भी चेक करता है कि आप किस किस बंदा को कर्ज दे रहे हैं और किन किन दर दे रहे हैं, कौन कौन सा रेट दे रहे हैं, या किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है जो अपना मन से मनमानी रेट ले रहे हैं, तो ये भी सब ध्यान देता है आरबीआई। अब देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर कंट्रोल करता है। दूसरे देश में, हाँ अपना देश में तो भैया उत्पादन कर रहे हैं, कंट्रोल कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट दूसरे देश में भी बन रहा है वहाँ भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो बोल रहा है जो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ दूसरे देशों में भी निम्न प्रकार से उत्पादन पर कंट्रोल करती है। तो पहला बोल रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन वहां प्रारंभ करती है जहां मंडियां नज़दीक हो और उत्पादन बिक सके, सस्ता व कुशल श्रमिक उपलब्ध हो, वही ना बिजनेस स्टार्टिंग करिएगा। उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो और सरकारी नीतियां जो उदारीकरण के पक्ष में हो। आगे क्या बोल रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ क्या करता है, संयुक्त रूप से मिलकर अर्थात साझेदारी के उत्पादन प्रारंभ करती है, इससे उन्हें वहाँ के देसी बाजार में पहचान भी मिलती है। आगे क्या बोल रहे हैं, वे आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का उपयोग करती है। आगे यह वस्तुएं अपने ब्रांड के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बेच देती है, वह अपने नाम के साथ स्थानीय कंपनियों को भी नाम रखती है। आगे देखिए, यह स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करती है, मैंने निकट जो कंपनी है उसमें क्या करता है, कंपटीशन भी करता है। बोल रहा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है, तो बोल रहा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों को खरीद कर व्यय किया जाता है, उसको मुद्रा में विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है, सरकार अपने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करती है क्योंकि इस देश की आय और रोजगार में वृद्धि करती है। इसके विपरीत यदि विदेशी व्यापार वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उत्पादित माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत बोल रहा है आयात और निर्यात दोनों ही होता है। किसी भी देश का यह प्रयास होता है कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत निर्यात बढ़े और आयात कम हो। भैया आयात कम और निर्यात ज़्यादा हो, इससे विदेशी मुद्रा में भी वृद्धि होगा। आगे क्या बोल रहे हो, उदारीकरण और निजीकरण में क्या अंतर है। उदारीकरण देखिए, उदारीकरण का एक व्यापक अवधारणा है। उदारीकरण विकास के हर क्षेत्र में लागू की जा सकती है। और बोल रहा है उदारीकरण निजीकरण का ही एक अंग है और उदारीकरण में शासक
के नियंत्रण के अधीन उद्योगों को पूर्ण रूप विकसित करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है, उदारीकरण में औद्योगिक विकास सार्वजनिक लाभ की भावनाओं को ध्यान में रखकर अपनाया जाता है। उदारीकरण उद्योगों के समय आधुनिकीकरण एवं विस्तार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए निजीकरण क्या बोल रहा है, निजीकरण एक संकुचित अवधारणा है। निजीकरण विकास के हर क्षेत्र में आसानी से नहीं अपनाया जा सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो निजीकरण उदारीकरण का ही एक अंग है। और क्या बोल रहा है, निजीकरण में पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण हेतु व्यक्ति पूर्णतः क्या होता है, स्वतंत्र होता है और लाभ हानि पर स्वयं वहन कर सकता है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, निजीकरण के औद्योगिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ की भावनाएं प्रमुख होते हैं। उद्योग का आधुनिकीकरण एवं विस्तार तो निजीकरण के द्वारा ही संभव होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन करिए। तो बोल रहा है भारत में उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब बना था, 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को कई प्रकार का अधिकार भी दिया गया है जो निम्नलिखित है। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले चुनने का अधिकार, उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं की जांच परख कर खरीदने हेतु स्वतंत्र है, यदि किसी भी वस्तु को चुनाव कर सकता है। उसको सूचना का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, उपभोक्ता सूचना के अधिकार के अंतर्गत वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा एवं शुद्धता के स्तर, मूल्य की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट, सुरक्षा का अधिकार भी है। उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे उन वस्तुओं के बिक्री से अपना बचाव कर सकते हैं जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। और शिकायतें निपटाने का अधिकार, उपभोक्ताओं के शोषण एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान और शिकायतों को सही क्रम में निपटाए जाने का अधिकार भी प्राप्त होता है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, सुनवाई का अधिकार। क्या बोल रहा है, सुनवाई का अधिकार। भारत में लगभग 700 से अधिक उपभोक्ता शिकायत केंद्र है, जहां उपभोक्ता के हितों से जुड़े शिकायतों का निवारण तुरंत होगा यदि आपको कोई शिकायत करना है। तो आगे क्या बोल रहा है, जो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार 1986 के कानून में प्रावधान है कि उपभोक्ताओं को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए अधिकार दिया जाए। इस प्रकार के उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान की जाती है। आगे क्या बोल रहा है, जो उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है, तो बोल रहा है वैश्वीकरण एवं उदारीकरण देश के इस युग में उपभोक्ता जागरूकता की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्पादन की होड़ में वस्तुओं की गुणवत्ता क्या होता है, मात्रा एवं मूल्य से संबंधित दोष उत्पन्न होते हैं, जिसका सीधा प्रभाव क्या होता है, उपभोक्ता पर पड़ेगा। आप अपना मनमानी करिएगा, क्वालिटी अच्छा नहीं रखिएगा तो इसका नुकसान किसको होगा, उपभोक्ता को पड़ेगा। उसके बाद उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियम का निर्माण काफ़ी नहीं है। इन नियमों के प्रति उपभोक्ता को जागरूक रहना चाहिए, जिससे उसकी सुरक्षा हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, उपभोक्ता जागरूकता से उत्पादकों एवं विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण पर लगाम भी लगाया जाता है। माप तोल में गड़बड़ी, गलत सामान या गलत सूचना देकर सामान बेचने पर उपभोक्ताओं अपने यथोचित अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, उपभोक्ताओं का जागरूक होने से उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और विक्रेताओं को अनैतिक एवं अनुचित व्यवस्था पर रोक लगेगी, और उपभोक्ता जागरूक होने पर वह गुणवत्ता से वस्तु एवं उचित मूल्य क्रय करेगा। जागरूकता की बचाव का उपाय है। उसके बाद लास्ट बोल रहा है, इस प्रकार से उपभोक्ता जागरूक होकर अपने जीवन शैली को सुधार सकता है, इसलिए उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।